पहले अपन मेलस के नियम पर आधारित 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद ब्रूस्टर के नियम के अपन ने क्वेश्चन किए नहीं थे, ब्रूस्टर के साथ उनको भी दोनों क्वेश्चनों को यहां हल करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से अपन कह रहे हैं, 2 ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं समांतर हैं। 2 ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं समांतर है। ये कह रहे हैं 2 ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं समांतर है, जिससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। समांतर होंगी तो अधिकतम होंगी, जिससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता जिससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, अधिकतम है। इनमें से एक प्लेट को कम से कम कितना घुमाया जाए? इनमें से एक प्लेट को कम से कम कितना घुमाया जाए कि इनमें से एक प्लेट को कम से कम कितना घुमाया जाए कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की चौथाई रह जाए। कितना घुमाया जाए कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की चौथाई यानी 1/4, एक चौथाई रह जाए। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हल कीजिएगा। I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये अपने पास मेलस के नियम से फॉर्मूला था। मेलस के नियम से यहां क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, देखो प्रश्नानुसार ये कहा है कि जो I है वो I0 का चौथाई है। तो ऐसी स्थिति में थीटा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो I की जगह क्या रखेंगे आप, I0/4, ये है I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 से I0 को आपने कैंसिल कर दिया है, तो cos स्क्वायर थीटा = 1/4, तो cos थीटा ±½ इसका मतलब थीटा = कितना हो गया, ±60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है। ये लो, अगर 60 डिग्री कोण से घुमा दें तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो अधिकतम तीव्रता की क्या होगी, 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगी। अगर ये कहते हैं आधी हो जाए तो एंगल कितना, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में cos थीटा = ±1/√2 आएगा। वहां 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन छोटा है। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, यानी एक दूसरे के समांतर रखे हैं। 2 पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। भाई निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि दोनों पोलराइड एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं, समांतर रखे हुए हैं।
कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, अधिकतम है। यदि एक पोलराइड को यदि एक पोलराइड को दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री, 90 डिग्री से घुमा दिया जाए, यदि एक पोलराइड को दूसरे के सापेक्ष यानी एक को स्थिर रखते हैं के सापेक्ष नंबर फर्स्ट 30 डिग्री, नंबर सेकंड 90 डिग्री, यानी एक बार तो 30 डिग्री से और अगली स्थिति में किससे, 90 डिग्री से घुमा दिया जाए, तो नवीन स्थितियों में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कौन सा भाग होगी। तो नवीन स्थितियों में निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो नवीन स्थितियों में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कौन सा भाग होगी, ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है। तो देखिए इसे सोल्व कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। तो पहली स्थिति में पहला क्वेश्चन, थीटा कितने डिग्री कोण है इनके बीच में, 30 डिग्री। तो देखो I = I0 cos स्क्वायर थीटा से, यही तो फॉर्मूला है आपके पास। तो देखो इस फॉर्मूले से अगर अपन देखें भाई 30 डिग्री के कोण पर घुमा दिया एक को दूसरे के सापेक्ष, तो यानी इनकी अक्षों के मध्य अब जो कोण आ गया है वो कोण आ गया है 30 डिग्री, और cos 30 का मान तो अपन जानते ही। तो देखिए भाई √3/2 होगा। तो देखो I0 cos स्क्वायर ये 30 डिग्री। तो देखिए भाई I = I0 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2। ये लो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो I = I0 × 3/4, यानी कि I/I0 = 3/4, 3/4 हिस्सा ये उसका हो जाएगा। अगर ये इसी में पूछे कितना परसेंट हो जाएगा, तो भैया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/4 × 100 यानी 75% भाग होगा। अधिकतम तीव्रता का 75% भाग क्या होगा, निर्गत हो जाएगा अगर उसे 30 डिग्री कोण से घुमाती। लेकिन इसने पूछा है कितना हिस्सा होगा, तो इससे कितना भाग होगा, इसलिए अपन ने भाग लिखा है 3/4 भाग होगा। नंबर सेकंड देखो, सेकंड में कह रहा है 90 डिग्री से घुमा दे, यानी थीटा = 90 डिग्री। अरे भाई 90 डिग्री कोण से अगर घुमा रहे हैं, पहले समांतर स्थिति में था, उस 0 से कहां लिया है आप, 90 डिग्री एंगल पर लिया है, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी क्रॉसित अवस्था हो गई है समांतर व्यवस्था से। तो ऐसी स्थिति के अंदर निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि cos 90 = 0, क्रॉसित अवस्था में निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, 0। तो देखो वही सेम फॉर्मूला I = I0 cos स्क्वायर थीटा से I = I0 cos स्क्वायर 90 डिग्री = क्या हो गया, 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता इस स्थिति में क्या होगी, 0 हो जाएगी। यह 2 क्वेश्चन अपन ने मेलस के नियम पर आधारित कर लिए हैं। अब 2 क्वेश्चन अपन ब्रूस्टर के नियम के भी कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। देखो ये अपनी बुक का मैंने अनसोल्ड क्वेश्चन सोल्व किए हैं दोनों। सोल्ड एग्जाम्पल आप इस पर बेस्ड जो 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप सोल्व करके अवश्य देखें, क्योंकि मैं अगर उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करूंगा, वो सोल्व तो है ही बुक के अंदर, उनको भी सोल्व करूंगा तो अपना समय बहुत बढ़ जाएगा आगे, इसलिए। और आगे अभी और चैप्टर बाकी है।
भाई आगे इसके आगे अभी ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ है, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी कि अभी 5 चैप्टर बाकी है। इसलिए आप सोल्ड एग्जाम्पल को स्वयं सोल्व करें, क्योंकि वो बुक के अंदर सोल्व तो है ही, अनसोल्ड मैं सोल्व कर ही रहा हूं इसके अंदर। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। ये जो मैं क्वेश्चन अगला जो करा रहा हूं ये अपनी बुक में अनसोल्ड क्वेश्चन भी है और ये बुक में सोल्ड एग्जाम्पल के रूप में भी दिया हुआ है, यानी दोनों फॉर्म में है। और जो सोल्ड एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है इस क्वेश्चन में 2 भाग हैं, यानी कि बड़ा है, इसका एक छोटा सा पार्ट अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं इसके दोनों पार्ट ही सोल्व करा देता हूं ताकि सोल्ड और अनसोल्ड दोनों क्वेश्चन एक साथ ही इसमें सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जो कि ब्रूस्टर के नियम पर आधारित है। जब सूर्य का प्रकाश पानी की सतह से, क्वेश्चन ये है, जब सूर्य का प्रकाश पानी की सतह से 37 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। पानी की सतह से, यही लाइन सही है इसकी, यही ध्यान रखना है कि पानी की सतह से 37 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। सैंतीस डिग्री के कोण पर क्या होता है, आपतित होता है। तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। क्लियर ये चीज। पानी का तो इसमें मान क्या क्या याद करना, देखो नंबर फर्स्ट पहले पूछ रहे हैं पानी का अपवर्तनांक, नंबर सेकंड ये पूछ रहे हैं अपवर्तन कोण, तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट पानी का अपवर्तनांक, नंबर सेकंड अपवर्तन कोण। अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। अनसोल्ड क्वेश्चन में केवल पानी का अपवर्तनांक पूछा है, जबकि सोल्ड में उसका अपवर्तन कोण भी पूछा है। यहां हिंट क्या ध्यान रखना है, इसका टर्निंग पॉइंट यही लाइन है कि पानी की सतह से 37 डिग्री है। इसका मतलब अभिलंब के साथ कोण क्या हुआ, 90 - 37 यानी कि 53 डिग्री हो गया। और इस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित हो रहा है, यानी कि यह कैसा प्रकाश हुआ, अर्थात यह कोण कैसा हुआ, ध्रुवण कोण हुआ। तो देखिए अपने पास ध्रुवण कोण का मान आ गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। तो ध्यान रहे पानी की सतह से दिया है, यानी इस तरह से है ये, जैसे यहां ये कोई पानी है आपके पास, अब ये अभिलंब डाला हुआ है, पानी की सतह से ये एंगल 37 है, तो अभिलंब के साथ ये आपतन कोण तो यही होगा, तो ये कितना हो गया, 53 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल यही तो होगा। ये क्वेश्चन है अपने पास, पानी की सतह से 37 डिग्री दिया है इसने। अगर ये कहता है कि इतने आपतन कोण पर, जो कि अगर ये आपतन को ध्रुवण कोण 53 अगर 37 डिग्री कहता तब तो अपन 37 डिग्री लेते, लेकिन इसने क्या कहा, पानी की सतह से 37 डिग्री है, अर्थात अभिलंब के साथ कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया। तो देखिए, तो पहले अपन देख लें आईपी, आईपी इज इक्वल टू 90 - 37 इज इक्वल टू हो गया है 53 डिग्री। बिल्कुल ये तो अपने पास आ गया है, पहला वाला सोल्व कर रहे थे। अब आपको निकालना है क्या है, अपवर्तनांक। तो देखो ब्रूस्टर के नियम से, भाई ये तो आपने पढ़ाई है ब्रूस्टर के नियम से, क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। तो म्यू का मान निकालना है, 10 कितना है, 53 डिग्री आ गया भाई।
अगर अपने पास tan 53, और ये तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 3 4 5 वाला जो ट्राइंगल था उससे आपको याद रखना है कि आपके पास tan 53 जो है इसकी जो वैल्यू आती है tan 53 की वो होती है 4/3। तो ध्यान रखना भैया, tan = 4/3 हो तो एंगल कितना है 53। 4/3 मतलब 1.33। अपवर्तनांक कैसी राशि है, मात्रक है। ये लो, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही था। फिर सेकंड क्या पूछ रहे हैं, अपवर्तन कोण। आप लोगों ने ये चीज अपन ने सिद्ध करी थी कि आप परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो देखें, ये अपन जानते हैं IP + R = 90 डिग्री। तो देखो IP मेरे पास कितना डिग्री आया है भाई, 53 डिग्री। ध्यान रहे, एक गलती होते ही पूरा क्वेश्चन गलत है। अगर यहां ये गलत कर दिया तो ये आंसर गलत आएगा, ये भी, और फिर मान ये भी गलत आएगा, यानी उल्टे मान आ जाएंगे। तो एक जगह गलती होते ही पूरा गलत हो जाएगा। 90 डिग्री, तो ये लो R = 90 डिग्री - 53 डिग्री यानी कि 37 डिग्री। अपवर्तन कोण इस क्वेश्चन में कितना होगा, 37 डिग्री होगा। यहां अपने पास ये अपने बोर्ड की बुक का अपना अनसोल्ड और ये क्वेश्चन सोल्व भी है, ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन जो ब्रूस्टर के नियम पर आधारित है, सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में बोर्ड के एग्जाम में आया था, राजस्थान बोर्ड के में, उसे और सोल्व कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अपन एंड करते हैं। तो ध्यान रखना भैया, tan 53 की वैल्यू कितनी होती है, 4/3 यानी 1.33। क्योंकि ये बहुत जगह काम आती है फिजिक्स में, विशेषकर मैकेनिक्स में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, ये 11th का जो चैप्टर है NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उस चैप्टर में ये वैल्यू बहुत बार बार काम आती है। sin 53 की है, sin 37 है, tan 53, tan 37, इनकी वैल्यूज, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अब अपन लास्ट क्वेश्चन इसका कर रहे हैं, सिंपल और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश के संगत आपतित प्रकाश के संगत, जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश के संगत आपतन कोण 60 डिग्री हो, के संगत आपतन कोण 60 डिग्री हो। ध्यान रहे, इसने तो क्वेश्चन में साफ ही कह दिया कि आपतन कोण 60 डिग्री है, ये नहीं कहा सतह से है। अगर सतह से 60 होता तो आपतन कोण कितना होता, 90 - 60 यानी 30 डिग्री बन जाता। लेकिन इसने तो खुद ने कह दिया कि आपतन कोण ही 60 डिग्री है, और इजी कर दिया। जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश के संगत आपतन कोण क्या हो, 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, यानी कि ये आपतन कोण क्या कोण बन गया है, ध्रुवण कोण, क्योंकि इस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो रहा है, यानी कि ये आपतन कोण अपने लिए क्या बन गया है, ध्रुवण कोण बन गया है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं वो चीज देखिए, प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, परावर्तित प्रकाश।
माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भाई अपन को सोल्व करना है। तो अब ध्यान दें, ये क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड के एग्जाम 2016 में, बना के दिया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसे कैसे अपन सोल्व करते हैं वो देखें। यानी कि इसने क्या कह दिया, प्रकाश के संगत आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। इसका मतलब ये ध्रुवण कोण ही हो गया भैया 60 डिग्री। और आपको पता है जब प्रकाश किसी जल या कांच के सतह पर आपतित होता है तो उसका परावर्तन होने के साथ उसका अपवर्तन भी हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अपवर्तित प्रकाश का वेग क्या है उस माध्यम में, यही तो कह रहे हैं। तो माध्यम में वेग पूछा जा रहा है। अगर माध्यम में वेग अगर ये पूछ रहे हैं तो देखिए ब्रूस्टर के नियम से, ये आपने ब्रूस्टर का नियम पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। ध्यान दें अब म्यू का पता नहीं है लेकिन म्यू को आप वेग के रूप में लिख सकते हो। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि म्यू इज इक्वल टू C अपॉन में V, यानी कि वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात ही उस माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखें चूंकि म्यू इज इक्वल टू C अपॉन में V, यानी कि निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग बटे में V क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग। बस तो देखो इसलिए C अपॉन में म्यू इज इक्वल टू 10 IP, मुझे क्या निकालना है V। तो V इज इक्वल टू C अपॉन में क्या बन गया है 10 IP। 10 IP आ गया है। अब देखो वैल्यूज रख लीजिए। C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 10 ये है 60 डिग्री। तो 3 × 10⁸, 10 60 की वैल्यू होती है √3। भाई 10 60 की √3 और अगर 10 30 होता है तो √3/2। तो ये √3 है। तो देखो इससे इसको कैंसिल कीजिए, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये बचता है √3, यानी कि आंसर आ गया √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसी आंसर को आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.732 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि उस दिए गए माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो होगा 1.732 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये अपने पास ये राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब अपने पास ये चैप्टर नंबर 12 वेल अपडेट अपन ने कंप्लीट कर दिया है। ये जो यूनिट नंबर 6 थी ये काफ़ी बड़ी यूनिट थी जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को अपने कंप्लीट कर लिया। 9 नंबर की यूनिट थी, 56 में से सबसे बड़ा मेजर जो पार्ट सिलेबस का कवर कर रही थी वो ये यूनिट थी। अब इसके बाद के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 छोटे छोटे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर जो 13 है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे, फिर है परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, फिर 16वां चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बड़ा है और 17वां चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है। तो ये फटाफट से होने वाले चैप्टर हैं। अब अपना सिलेबस का ज़्यादा हिस्सा बचा हुआ नहीं है। अब अपन इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे, अगली जो यूनिट शुरू करेंगे वो होगी प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली, यानी चैप्टर नंबर 13। ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है।